बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट साकिब मिनहास लिल्लाह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी। अगर कोई भी शख्स प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता है, प्रॉपर्टी का काम सीखना चाह रहा है, तो उसको चाहिए कि प्रॉपर्टी कचहरी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर जैसा कि ये एक फैमिली कॉमेडी शो है, लेकिन प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है और बड़ी डीपली इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा स्टेट सेफ मार्केटिंग और स्टेट सेफ मार्केटिंग ऑफिशियल, ये दो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर ले, तो इंशाल्लाह उसको कहीं जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सारा प्रॉपर्टी का इल्म उसको यहाँ से मिल जाएगा। तो आज के बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमारे ऑडियंस मौजूद हैं। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, हमारा हाल को क्या होना है, हम तो ठीक हैं सर। आपने कटिंग बड़ी कराई है, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, साइड से सही कटिंग करवा के आए हैं। ज़रा बताएं ना किसे कटिंग कराए हैं। असलम को भी कई साल होने वाले कटिंग कराए, इससे भी कटिंग करवाते हैं, इसकी भी। हाँ, शहबाज कटिंग कराई है, बिल्कुल कटिंग कराई है, ख़त कराया है, कलर करवाया है, और ये बासत नाई से करवाया। और कहाँ से करवानी है कटिंग मैंने? सर एक एज नाई है, थोड़ा तो नाई वखरा ही है लोगों असी तो मैंने सलून में अच्छा उन्होंने ना रखे होंगे, एक दूसरे के बॉबी घूम रहा होंगे, कोई माइकल घूम रहा होंगे, कोई जॉन घूम रहा है, तो कोई रिक घूम रहा है। और तो इस तरह के ना लोग होंगे, थोड़ा कोई नवी वखरी नाई है लोगों बासत एक एज नाई है। सारे साड़ी सलून तो ब्यूटिशियन एंड बार्बर होने, थोड़ा नाई है बासत। असल में शहबाज बात यह है, तुम लोग जाते हो सैलून्स पे, वहाँ पे बॉबी और जॉन और माइकल ही होते हैं, क्योंकि तुम लोग वो यंग जनरेशन यूथ हो। तो अब वहाँ पे जो बिल बनता है ना तुम लोगों का 10-10 हज़ार वो ले लेते हैं। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, यूथ को तो चलो उम्र होती है, एज होती है। मैं जाता हूँ जो मोहल्ले की हमारी दुकान है ना, वहाँ पे बासत नहीं होता है, सैलून्स वगैरह पे मैं नहीं जाता है। सर मैं तो समझा को बड़े सलून तो वैसे शुक्र है, तुम दस देता तो मैं भी सोच रहा अपनी बासत नाई दो तक सलून तक केड़ा काम है। अच्छा तुहानू मैं एक मजे की गल दसना, पिछले महीने असलम जेड़ा ना यंगस्टर साडा यंग मैन, ਇਹਦੇ भी दिल विच ख्वाहिश हुई कि मैं इन्हें सही जैन मलिक वाली कटिंग करवाई, तो फिर 10 हज़ार जिसने कटिंग कराई है हाले तो चल रही है। असलम भाई हज़र लाख देखो माशाल्लाह, चेक करो ब्यूटिशियन ये तो वर्क किया, 4 ब्यूटिशियन इन्होंने नवांदे रहे पहला, मल लाने के बाद उन्होंने साबुन धोता है। सर साबुन का कलर आई वाइट जिहा, तो असलम तू धोने के बाद उन्होंने साबुन धो के थक गए, नदी इतनी सारी चित रह गई, साबुन धोने तो बाद इतनी सारी चित रह गई, फिर भी वो रंग काले ही आई हाले तई। फिर उन्होंने आखिर तंग आके साबुन सटता साइड से, उन्हें कहा जान छड़ाओ साबुन का। फिर साबुन सटा तो कुछ दिन बाद वो तो बो पै गई, साबुन सटने बाद फिर उन्हें उस साबुन चाया तो जा धोती। फिर उन्हें साबुन सोचा भाई किसी जानवर को नवाना कर किसी बंदे ने दे छड़ना, व्यापारी उन्हें साबुन देता था जिसने बेड को नवाण लगे, बेड ने कहा अल्लाह की कसम मैं खुदकुशी कर लैनी है, साबुन ना मैं नहाया पहाड़ तो छलांग ला देनी है। मैं मालिक ने उसे धमकी दी थी, वो साबुन पता नहीं कितना गया अगो, हाले तक कोई ना कोई चीज़ धो पे रही उस दिन। तो फिर असलम भाई आए चमक कर रंग कटा, असलम भाई अपना नूर अल चेहरा एक और पेश करो। मैं तो सुनो 4 ब्यूटिशियन का इंतकाल भी हो गए, ना के उन्होंने अपना पिंडा बजा लिया। यार शहबाज इतना तो मुर्दे को नहलाते वक्त नहीं होता जितना असलम भाई को तूने रगड़ दिया है। अब रगड़ क्या बात कर रहा है यार, मुर्दे को जब हाथ लगा ले इंसान को नहाना पड़ जाता है। तुझे पता असलम भाई को नहला दे तो फिर अब बंदे खानदान में पूरे नहाना पै जाता है। असलम जो बंदा नवा ले वो सिर्फ नहाना नहीं पाता, वो जी भांडे मारना की तारा नहीं होंगी उन्होंने चंगे ना रगड़ना पौंदा खुद नू। क्यों असलम भाई भांडा है? तो ये नहलाने के लिए ना मैंने इसको मुलाजिम रखा हुआ है, 12,000 रुपये 15,000 रुपये मेरे से तनख्वाह लेता है शहबाज। यार असलम भाई आपने शोर ऐसे मचाया हुआ है, आपके खुद की 15,000 तनख्वाह, इसको क्या 15 देते हो? मेरी 1,20,000 रुपये तनख्वाह है, तय नौकर मैं अपनी जेब में रखता हूँ। असलम भाई गल तो तुसी बिल्कुल सही की है मेरे बारे च, लेकिन तुसी गल थोड़ी गलत की है। मैं तो थोड़ी करीब ही ना लगा, थोड़ी शक्ल तो देखो ऑयल इन टपक रहा है जो इंजन चो ऑयल लीक होता है। हाँ हूँ तो मैं कोई नहीं लाना। असलम भाई है तुसी मेरे इल्जाम ला रहे हो, इतना वाहियात कम मैं कर सकता? शहबाज तेरी शक्ल ही में जिवें डिग्गी गड भी होवे हैं। असलम अपनी शक्ल होगी, तू घोड़े का इंजन सीध होया होता, घोड़े च इंजन कहाँ से आया? हाँ तो ये तेरा नाकी में जिवें लोटा उल्टा पिया हुआ। असलम भाई कोई शक्ल तक है तू जिवें रुस्सा हुए चूहा हुए। वाह कद्दू दे मुँह वाले, चुप कर। अच्छा सर अभी थोड़ा जुगतों से बाहर आते हैं, तो मेरा प्रॉपर्टी के रिलेटेड सवाल है, हमारे ऑडियंस भी इंतज़ार कर रही होगी। पहला सवाल आज का ये है कि क्या गवर्नमेंट किसी सरकारी मंसूबे के लिए आवाम से ज़मीन ले सकती है? तो अगर ले सकती है तो इसका क्या तरीक़ाकार है और इसके कानूनी तकाज़े क्या हैं? जी बिल्कुल शहबाज, ऐसा ही है। असल में गवर्नमेंट को अक्सर
ज़मीनों की ज़रूरत पड़ती रहती है। जो गवर्नमेंट के पास ऐसी उस एरिया के अंदर ज़मीन नहीं पड़ी होती, जैसे शामलात वगैरह अवेलेबल नहीं होती, तो उसको वो ज़मीन जो है वो एक आम आदमी प्राइवेट बंदे से परचेज़ करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, या एक उस इलाके के काफ़ी सारे लोगों से ज़मीन लेनी पड़ती है। अब ये सूरत में होता है कि अगर कहीं से कोई रोड गुजरना है, या कोई ग्रिड स्टेशन बनना है, हॉस्पिटल बनना है, कोई स्कूल बनना है, ऐसा कोई भी सरकारी मंसूबा अगर कहीं पे बनना है, तो वहाँ की अब जो ज़मीन है वो ज़ाहिर बात है कि अवाम की होती है, प्राइवेट लोगों की होती है। अब एक्चुअल में उसका प्रोसीजर क्या अडॉप्ट होता है वो आपको समझाना ज़रूरी है कि जिस इदारे को ज़मीन चाहिए होती है, लेट्स सपोज वापडा को ज़मीन चाहिए, कोई ग्रिड स्टेशन उन्होंने लगाना है, तो वह एक रिटन में एप्लीकेशन देते हैं उस एरिया के डीसी साहब को, डिप्टी कमिश्नर को। एप्लीकेशन के अंदर वो मेंशन करते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये मंसूबा है, इसके लिए हमें लेट्स सपोज 50 एकड़ ज़मीन चाहिए और इस एरिया में चाहिए। अच्छा, जब डीसी साहब के पास वो एप्लीकेशन पहुंचती है तो डीसी साहब उसको बगौर जायज़ा लेते हैं, और उसके बाद उनकी जो टीम होती है, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, इनकी ड्यूटी लगाते हैं कि मौका पे जाएँ और ये चीज़ देखें कि इस एरिया में इतनी ज़मीन स्पेयर पड़ी है, या कितने घर उसमें बने हुए हैं, घर आ रहे हैं, आबादी आ रही है। और इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि ये जो इतनी ज़मीन इनको चाहिए, क्या इतने में ही इनका काम होता है या इससे कम ज़मीन में हो सकता है। तो ये इनकी जो टीम होती है ये फील्ड में जाती है और पूरा जायज़ा लेने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करती है। अगर तो ज़मीन 5 एकड़ से इनका काम चल सकता है, तो डीसी साहब जो है ना वो एप्लीकेशन कैंसिल कर देते हैं और उनको गाइड करते हैं कि आपको जब 5 एकड़ में गुजारा चल रहा है तो 50 एकड़ आपने क्यों ऑक्युपाई करनी है, तो उसको 5 एकड़ पे ले आते हैं। अब बात ये है कि जो एरिया डिसाइड हुआ है, ये जितनी ज़मीन डीसी साहब ने अप्रूव कर दी है कि ठीक है इस एरिया में इतनी ज़मीन हम आपको खाली करवा के देते हैं या ले के देते हैं, उसकी जो आवाम है, जितने भी वो लोग हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, उसी गांव के अंदर कर लिया जाता है, देहात में कर लिया जाता है, उसी एरिया में, या डीसी साहब के ऑफिस बुला लिया जाता है, कोई एक जगह स्पेसिफिक मुख्तस की जाती है और उन तमाम लोगों को वहाँ बुला लिया जाता है। उसके बाद उन लोगों को बताया जाता है कि ये जो एरिया है, इतने एरिया में गवर्नमेंट ये मनसूबा लॉन्च करने जा रही है, जिसकी वजह से आपको अपनी अपनी ज़मीनें सेल करनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को बेचनी पड़ेंगी, और गवर्नमेंट अच्छा इसके बाद फिर एक फ़िज़िकली नुमाइंदा जाके वहाँ पे हर अगर तो ज़मीन खाली पड़ी है तो फिर तो कोई इशू नहीं होता, अगर ज़मीन खाली नहीं है, घर बने हुए हैं, तो हर घर का जाके बगौर जायज़ा लेता है। और इस तरह नहीं है कि किसी वक्त भी चला जाए, कम अज़ कम 1 हफ़्ता पहले रिटर्न में नोटिस जाता है कि इस दिन को टीम आएगी, नुमाइंदगान आएंगे और आपके घरों का विज़िट किया जाएगा। लिहाजा अगर कोई प्राइवेसी है आपकी फैमिलीज़ को लेके, तो उसको थोड़ी देर के लिए फैमिलीज़ को मूव कर दिया जाए। तो ये जब चीज़ें हो जाती हैं, अभी एक वर्बली डीसी साहब ने उनको बता दिया है, तो उसके बाद उस एरिया का जायज़ा लिया जाता है। जायज़ा लेने के बाद अब बात होती है रेट डिसाइड करने की कि कितनी कीमत उस ज़मीन की दी जाए। तो उसके मुताबिक अब डीसी साहब को फिर एक वो जरगा लगता है जिसके अंदर वो लोग भी मौजूद हैं जो सेलर्स होते हैं, जिनकी ज़मीनें होती हैं, और डीसी साहब उनकी पूरी टीम पटवारी समेत मौजूद होती है। अब जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं वो डिमांड करते हैं, जी इतने रेट पे हम ज़मीन बेचेंगे, मतलब पर मरला ये रेट अगर आप दें तो हम बेचेंगे। अच्छा, वहाँ पे फिर पटवारी तहसीलदार ये भी होते हैं, वो अपना रेट बताते हैं, नहीं ये गलत कह रहे हैं, इस एरिया का इस वक्त रेट ये चल रहा है। तो खैर ये सारा पूरी एक रिपोर्ट डीसी साहब तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो कमिश्नर ऑफिस में भेज देते हैं। अब कमिश्नर साहब फिर डिसाइड करते हैं कि इस एरिया का रेट कितना लगना चाहिए। तो जितना भी रेट कमिश्नर साहब डिसाइड करते हैं वो उन लोगों को बता दिया जाता है कि गवर्नमेंट ने आपकी ज़मीन के इतना रेट डिसाइड किया है।
अच्छा, अव्वल तो जो है ना अवाम उस पर मुतफिक हो जाती है। अगर मुतफिक नहीं होती कमिश्नर साहब से तो फिर वो सिविल कोर्ट में चले जाते हैं, सिविल कोर्ट में एक दावा दायर कर देते हैं, सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मैक्सिमम जो देखा गया ये मामला डीसी तक ही हल हो गए हैं। कोई एक आधा बंदा शरारत करने वाला होता है तो उसको फिर गवर्नमेंट खुद ही कवर कर लेती है। और गवर्नमेंट जो है ना रेट देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी को समझते हैं देखते हैं तो डीसी रेट हमेशा अलग होते हैं। अगर एक एरिया में एक प्रॉपर्टी का रेट 1 करोड़ रुपया है, लेकिन डीसी रेट जब उसका निकलवाया जाता है तहसीलदार के ऑफिस से या एसी के ऑफिस से तो डीसी रेट हो सकता है उसका 65 लाख हो। तो जब ज़मीन ख़रीदी भी जाती है तो वो भी एक डीसी रेट पे ही तकरीबन ख़रीदी जाती है। और ऐसा मामला बहुत शाज़ व नादर हुआ कि कोर्ट तक केस किया हो, नहीं तो नीचे रिज़ॉल्व हो जाता है। उतनी ज़मीन परचेज़ करके डीसी साहब वो उस मुतलका इदारे के हवाले कर देते हैं। तो ये एक टोटल लुबे लुबाब था कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई ज़मीन लेना चाहे तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करती है, और उसमें ज़मीन ना देने का तो कोई कंसेप्ट पैदा ही नहीं होता कि अगर कोई कहे कि मेरी ज़मीन है, मैं इसका मालिक हूँ, तो फिर गवर्नमेंट के सामने बदमाश कोई भी नहीं है। देनी हर हाल में होती है, बस रेट का थोड़ा सा वो डिसाइड करना पड़ता है। जी सर, असलम मोहम्मद असलम साहब बहुत ज़मीनें ली इन्होंने कराची में। समझादा कराची तो इनके ही है, इनकी भी एक ज़मीन थी। किधर थी असलम भाई, ज़रा बताइएगा। जी शहबाज सर है ना, फाटक के साथ ही थी। जी असलम वही फाटक वाली ज़मीन, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये तकरीबन को पुराना मामला है, जब नई नई ट्रेन चली थी, पाकिस्तान आज़ाद होने से भी 5-10 साल पहले की बात है। जब आप न्यू पैदा हुए थे तो आपकी पैदा होते सारी ज़मीन छिन गई थी, और फिर सारी ज़िंदगी आपसे ज़मीन छिनती ही रही हैं। आप पता नहीं क्या चीज़ हैं। जी असलम भाई, उन्होंने भी तो आपको अच्छा मुआवजा देने की कोशिश की थी, आपने खुद ही नहीं लिया था, आप बदमाशी पे उतर आए थे। तो फिर ना उन्होंने, मैंने सुना ना उन्होंने आपको ज़मीन दी थी ना आपको पैसे दिए थे, और मारा अलग से था। जी शहबाज, मैं तो नया पैदा हुआ था ना, मैंने ऑफ़र किस चीज़ की दे रहे थे। अब यार असलम भाई मुझे पता है मजाक कर रहा था, ना मासूम ना बन, तो वैसे तू है नहीं, लेकिन मजाक कर रहा था यार। तू इतना छोटा थोड़ी था उस वक्त, तो पाकिस्तान तुझसे छोटा है, पाकिस्तान इतना बुजुर्ग आदमी था तो उस वक्त, मुझे याद है अच्छी तरह। उन्होंने ऑफ़र दी थी, जो मैं बात बता रहा हूँ वो बता ना, तो उन्होंने तुझे मारा भी था, वो नहीं बताता। नहीं ऑफ़र कहाँ दी थी उन लोगों ने, जब मैं अस्पताल में पड़ा हुआ था। अस्पताल में तू जहाँ भी पड़ा हुआ था, 50 उस वक्त आज के रेट के हिसाब से लेने 50 लाख की तेरी ज़मीन थी, और वो तुझे 2 करोड़ देने पे आ गए थे। असलम भाई आकड़ गया, असलम भाई 2 करोड़ जाए, याद है 40 करोड़ दो मैं। नहीं मैंने 50 करोड़ मंगेगा जी। असलम भाई सही मारे आना यार शहबाज, असलम भाई बोल रहे हैं कि मैं इतना, आप बता रहे हो कितने पुराने होंगे यार, कितने पुराने होंगे असलम भाई, तू हल गई ना वाह। असलम भाई जिन्ने पुराने असलम भाई दे जेडे जमाने दे कहाँ है, उन्होंने पोतरे भी मार गया ना, किक्कर भी सोख गए, किक्कर सोख के कहीं दरख्त बांध के कुट के जहाँ पक खा भी गए ना। तू उस जमाने दिन असलम भाई तू सोच रहा है इतने यंग, इतनी प्यारी शक्ल किमें इतनी ना रिजर्व करके रखी है। असलम भाई दरअसल ना सप्पा को एक चीज़ सीखी है, बल्कि दरअसल सप्पा ने असलम भाई को सीखी है कि असलम भाई अपनी केचली चेंज कर लेने, समझा। तो असलम भाई हर महीने स्किन अपनी चेंज कर रहने, उस वजह तो ये बूढ़े नहीं होते। नहीं, तू कहना क्या चाह रहे कि असलम भाई नाग थे बचपन में? नहीं है ना, कोंडा थे यार, ऐसे फजूल बातें ना कर, मैं एग्जांपल दे रहा था यार, क्या बात कर रहा है। और एक और मजे की बात, तू गया है कभी ये अपने कराची म्यूजियम में? हाँ गया था। असलम भाई के कुछ पुर्जे वहाँ रखे हुए हैं। असलम भाई अक्सर दिल्ली के कुछ म्यूजियम में असलम भाई का एक बाजू पड़ा है, एक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के म्यूज़ियम में असलम भाई की एक टांग पड़ी हुई है। तो असलम भाई अक्सर चेंज करते रहते हैं अपने स्पेयर पार्ट्स वगैरह। तो असलम भाई ऐसी ज़िंदगी गुजारी है असलम भाई ने। शहबाज ये की है, ये हाथ तो है, हाथ तो है असलम भाई, यही ना मैं धमकी नहीं दूँ, मैं तो 2 नट खोल छोड़े ना था, ढूंढ दे रहा सो अपने हाथ तुसी नट खोल के दिखा। असलम भाई फिर आई मजाक ना किसे करो तू, हूँ मैं सीरियस होकर ना वो याद को नहीं बस तुझे अपना दपुर से डाग लग गया तुझे बस आवाज़ मारता रहेगा भाई, अपना सामान ढाई बनना अपना धड़ तू यो तो 60 का लग गया। नहीं बैग के अंदर जो है ना तैयब को डाल के ले जा रहा था, वो तैयब गिर गया था। तैयब नहीं अपना धड़ आधा हिस्सा दिया गया। नहीं तुसी नहीं दे गए, बस आले ने फिर TCS गलिया फिर होता है। दरअसल असलम भाई वो सप है जिसे सिर कोई नुकसान ना पहुंचा, तो असलम भाई 5-6 करोड़ 100 साल तक और जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, असलम भाई को आग छू नहीं सकती, बिल्कुल साड़ के जल का भस्म कर सकती है, सिर्फ छू नहीं सकती। असलम भाई पानी डूब नहीं मार सकते, पानी असलम भाई अंदर डूब आंदा है। असलम भाई ऐसी चीज़ है।
जी जी सर, आपने ये सरकारी ज़मीन का तो बता दिया कि सरकार तो बदमाश है, ये तो ले ही लेती है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर पे आ जाए अभी, तो कोई अगर प्राइवेट सोसाइटी लॉन्च करना चाह रहा है, कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, तो उसके लिए अगर उसे ज़मीन चाहिए, पब्लिक से ज़मीन खरीदनी पड़े, तो उसकी क्या कानूनी हैसियत है, वो ले सकता है या नहीं ले सकता? जी शहबाज, अगर कोई बिल्डर जो है, प्राइवेट बिल्डर किसी एरिया में कोई हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करने जा रहा है, तो वहाँ अब काफ़ी सारे लोगों की ज़मीन होती है, कई मलकान वहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर कोई एक खसरा नंबर, सिंगल वन खसरा नंबर वाला भी ज़मीन अगर ना देना चाहे तो उसकी मर्ज़ी। अब बिल्डर का प्रोसीजर क्या होता है? अच्छा, तुमने एक वर्ड यूज़ किया है कि गवर्नमेंट तो बदमाश होती है। यकीन मानो इतनी गवर्नमेंट बदमाश नहीं होती जितनी हमारे प्राइवेट बिल्डर बदमाश हैं। अब लेट्स सपोज एक एरिया पे बिल्डर ने ज़मीन परचेज़ करना शुरू की है और सारे मालकान जो है वो मान गए और जो भी रेट तय होते गए उनको पैसा देते गए और ज़मीनें ख़रीदते गए। लेकिन एक बीच में शख्स ऐसा है जिसका एक खसरा है, सिर्फ एक खसरा नंबर है उसके पास, वो कह रहा है जी मैं ज़मीन नहीं दे रहा, तो कोई भी बिल्डर उससे ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं ले सकता, ना ही कोई कानूनी चाराजोई इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी का वो शख्स खुद मालिक है। अगर वो बिल्डर कोर्ट में भी चला जाता है तो कोर्ट भी उस बंदे को सपोर्ट करेगी कि नहीं, वो तो इस प्रॉपर्टी का मालिक है, अगर देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। लेकिन अब उसमें होता क्या है कि पूरी हाउसिंग स्कीम अगर कल को डेवलप होती है, उसके बीच में उस शख्स का एक घर है, अब उसको ना तो रास्ता मिलना है, ना उसको सर्विस सोसाइटी वालों ने देनी है, ना उसको बिजली देनी है, ना पानी देना है, उस घर का वो बेचारा क्या करेगा? तो अब वो टोटली एक ब्लैकमेल होके रह गया है। उस घर में अब वो रह नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ से तो सोसाइटी बिल्डर की है। अब बिल्डर ने रास्ता ही उसका बंद कर दिया है, नहीं दे रहा, वहाँ पे कुछ ऐसे किया है कि रास्ता नहीं मिल रहा, अच्छा सेवरेज उसकी बंद कर दी है। अब वो शख्स क्या करेगा? मजबूरन उसको सेल करनी पड़ेगी। और उसका बेहतर तरीका मेरी नज़र में यही है कि अगर कोई बिल्डर या सोसाइटी कहीं लॉन्च हो रही है और आपकी ज़मीन आ रही है या आपका घर आ रहा है, तो मुनासिब पैसों में डील करके उनको आप अपनी ज़मीन परचेज़ कर दें, अगर दूसरे कर रहे हैं तो। अगर तो सारे ही नहीं कर रहे, जितने भी वो उस खेवट के खातादार हैं सारे ही नहीं कर रहे, तो फिर आपको भी ज़रूरत नहीं है। अगर सारे कर रहे हैं फिर कम अज़ कम आप एक ना अड़े, आप भी उसको एक मुनासिब कीमत तय करके सेल कर दें। सर तुसी भी हुण कहे कि पता नहीं के अपने मुँह बनता रहता है, लेकिन बड़े लोगों की बड़ाई बयान करनी चाहिए है। जैसे कि असलम भाई, तुसी क्या है भाई, सोसाइटी वाले बड़े बदमाश होंगे ना। असलम भाई तो बड़ा बदमाश है, आज तक पैदा नहीं होया। असलम भाई सोसाइटी के मालिक ओनर ना जिद ला लिया एक बार ना, पैसे जैसे दे छोड़े, प्लॉट इन्हों ले लिया, तो बाद में प्लॉट विजिट करता, प्लॉट आधा फ्रंट तो चाहिए, फ्रंट तो इसने काफ़ी अच्छी कीमत दे के ले लिया। फिर क्या मैंने और फ्रंट तो चाहिए, तो दरअसल फ्रंट तो ना ही दे सकते, क्योंकि जेड़ा ना नदा प्लॉट आ फ्रंट की बाउंड्री नाल जुड़े हुआ, एक पता नहीं रोड तो चाह रहा है प्लॉट लेना, उन्हें जिद ला ली असलम भाई ने। असलम भाई ने इतनी जिद लाई, इसने 10-12 बार साइट ऑफिस तक आया है कुट खान और खा के भी आया है। लेकिन जिसने ज़मीन क्या है, मैं मेन रोड के उत्ते ही लेवांगा, फ्रंट तक लेवांगा। फिर ज़मीन तक कब्जा हो गया, बिल्डर ने ज़मीन तक कब्जा कर ली, पेमेंट ले ली, 3-4-5 बार मारिया भी। असलम भाई बदमाशी थी, किसी सुन कर सन अपने जातकों सुनाने चाहिए कि है जी बेजीम लोग आज तक दुनिया तक पैदा हुए हैं। असलम भाई आप इस बारे में कुछ अपने अल्फाजात बयान करना चाहें? ज़रा अपनी बड़ाई तो बयान करने मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन कुछ अल्फाज अदा करें। शहबाज, सारे मसले मेरे साथ ही हुए या और किसी के साथ नहीं हुए? नहीं असलम भाई और ही किसी नाल नहीं हुई, क्योंकि किसी भी आज तक रोड तो ज़मीन नहीं मंगी दाड़े अंगर जी। तो तुसी को जो अपने लगते ना जुल्म किया ही, जिन्होंने आपकी वजह से प्लॉट दिए थे 3-4, उनको भी साथ ले गए थे। आप भी अपनी जो है पेमेंट रिफंड करा लो, वो भी उधर पहुंच गए साइट ऑफिस में, उन्हें भी मार पड़ी और उनकी भी ज़मीन पे आपने कब्जा करवा दिया जी। यार भाई बदमाशी कम किया करें, आपकी इतनी ज़मीनें चिन चुकी हैं, अगर आपके पास होते तो आज आप मलक रियाज होते। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। ये प्रॉपर्टी कचहरी का शो चल रहा है ना? नहीं और नहीं था यार सर, तो मॉर्निंग शो चल रहा है। अजीब गला करता है यार, क्या कम किए है बड़ा यहाँ विच कमादा। सर इसको छोड़े, मैं यूनिवर्सिटी स्पेशल इतनी दूर से 15 किलोमीटर दूर से सवाल करने आया हूँ आपसे। जी जी बिल्कुल, आओ बैठो बैठो बैठो, करो सवाल। ओके सर। यार आ गया हूँ, बैग साढ़े मुँह ही तकता रहेगा, सवाल कर जड़ा कराना आया था, सारी महफल का बेड़ा घर करता है तू। हाँ सबर ते कर, मैं स्पेशल लिख के लाया सवाल। आए अच्छा सर, पूछना ये था कि अगर कोई हाउसिंग स्कीम भाग जाए तो उसके जो पैसे होते हैं वापस मिल सकते हैं?
जी वामिक, तुम आए तो हो, मोस्ट वेलकम। स्पेशल तुम आए हो सवाल पूछने, लेकिन क्या ही कड़वा सच पूछ लिया तुमने। देखिए, अगर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है या हाउसिंग स्कीम है, अगर डिफ़ॉल्ट हो जाती है, भाग जाती है, तो जितने भी उसके अफेक्टिव्स हैं उनको 1 रुपया भी वापस नहीं मिल सकता, ना ही वो ले सकते हैं। अव्वल तो जितने अफेक्टिव्स हैं उनका आपस में कोई इत्तेफाक राय नहीं होता, कोई सलूक ही नहीं बनता कि आपस में मिल के वो कुछ कर पाए। अगर कोई मिल भी जाते हैं कुछ अफेक्टिव्स और जाके नैब में, एंटी करप्शन में या कोर्ट के अंदर केस कर भी देते हैं, तो मुतलका जो उसका ओनर है, अव्वल तो वो पाकिस्तान से भाग चुका होता है। अगर नहीं भी भागा तो उसको अदालत तलब कर लेती है, या एंटी करप्शन या नैब तलब कर लेता है, और जब वहाँ पे वो हाज़िर हो जाता है तो वो सीधा सीधा जो है ना, वो जितना भी पैसा होता है, या तो वो खा पी गया होता है, या कहीं और लगा चुका होता है, या बैरून मुल्क कोई उसने वो कर लिया होता है मामला, तो सीधा सीधा मुकर जाता है, भाई मेरे को तो शायद कोई नहीं। जब वो ये बोलेगा तो अब मुझे बताओ कि वो पुलिस है या अदालत है या एंटी करप्शन नैब कोई भी है, FIA है, उसका क्या कर लेंगे? जब वो कहेगा मेरे को तो पैसे ही कोई नहीं, तो उसको गोली थोड़ी कोई इदारा मार सकता है कि उसको जान से मार देंगे या उसको सज़ाए मौत दे देंगे, फांसी दे देंगे। चलो कोई ऐसा रूल होता भी कि फांसी दे दें तो जो 4 पैसे मिलने हैं वो भी किसी को नहीं मिलेंगे। तो इसका फिर तरीक़ाकार सिंपल ये होता है कि इसको प्री बार्गेनिंग कहा जाता है। मामला बार्गेनिंग पे चला जाता है कि ठीक है, अब जो ये अमाउंट है इसमें से कितनी तुम दे सकते हो। लेट्स सपोज वो अमाउंट कोई है 10 अरब है, तो वो कहता है मेरे को तो 50 लाख है, लेना नहीं तो ले लो। तो खैर वो 50 लाख मिलता है आगे, फिर वो 50 लाख भी जो मिल गया उससे, वो भी समझ लो कि एक तरह की रिश्वत हो गई जिस इदारे ने उठाया, वो ही आपस में बांट के खा लेते हैं। इफेक्टिव्स बेचारों को फिर भी कुछ नहीं मिलता। लिहाजा इसलिए मैं बार बार ये शोर करता रहता हूँ, और ये फैमिली कॉमेडी शो जो है प्रॉपर्टी कचहरी हमने इसलिए शुरू किया कि आपको हम प्रॉपर्टी की आगाही दें, आप तक अवेयरनेस पहुँचाएँ। जब आप ख़रीद रहे होते हैं तो उस वक्त देखा करें कि आप प्रॉपर्टी किसी चलते फिरते शख्स से ख़रीद रहे हैं, किसी गली मोहल्ले के एजेंट से ख़रीद रहे हैं, या किसी अच्छी और होनहार रियल एस्टेट कंसल्टेंट कंपनी से ख़रीद रहे हैं जिसकी कोई वर्थ है मार्केट के अंदर, जो एक अपना एसेट रखती है। अगर ऐसी कंपनी से ख़रीद रहे हैं तो फिर तो आप बेफिक्र रहें, जो भी प्रोजेक्ट में वो आपको इन्वेस्ट करने का कहेंगे तो वो प्रोजेक्ट में ऐसा कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि एक एनालिसिस होता है रियल एस्टेट कंपनीज़ का, अच्छी रियल एस्टेट कंपनीज़ का। तो बाकी अगर आपने अपने बिहाफ पे चलते फिरते खुद जाके किसी हाउसिंग स्कीम से जाके कोई प्लाट ले लिया है, कोई इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो उसमें फिर अगर वो हाउसिंग स्कीम भागती है तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आना। लिहाजा प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा करें। चलो सवाल तो कंप्लीट हो गया। मेरा एक सवाल तेरे तो है भी, एकदम तो डायरी तू कितों काट रही है, शर्ट विच पा गया, कितों ले आया यार, अजीब जादू करा तू दे। और नहीं यार, ये मेरी पर्सनल डायरी है। लोग पॉकेट डायरी रखते हैं, मैं पेन डायरी रखता हूँ। ये मैंने अपनी इधर बेड के अंदर फंसाई होती है, जब भी मेरे को सवाल है तो मैं इसको करना एंज। माशाल्लाह वामे कल मलून, आप तशरीफ़ कैसे रखते हैं, बैठते कैसे हैं अगर डायरी आपने पीछे पैंट में डाली होती है तो? यार शहबाज सोच, फिर चलता कैसे होगा ये? पता नहीं कि मैं डायनासोर अगर चलता हूँ ना। सोता कैसे होगा शहबाज? यार बैठता मैं ऐसे हूँ, चलता मैं नॉर्मल हूँ, सोता मैं उल्टा हूँ। सिंपल सी बात है। तुम लोग मल्टी टैलेंटेड बंदा हूँ मैं, तुम लोग ऐसे ही हल्के में लिया हुआ तुम लोगों ने मुझे। सर ऐसे छोड़ दें यार, फजूल बातें ये तो। मैं अभी काम की बात पे आता हूँ। ये जो आपने बताया कि सोसाइटी पैसे लेके भाग जाएं तो कैसे अगर वापस मिल सकता है कि नहीं, ये तो सोसाइटी बदमाशी अक्सर करती हैं। जैसे कि असलम भाई ने एक बार सोसाइटी के साथ बदमाशी की थी, ये हमारे लैंडलॉर्ड हैं। असलम भाई एक बार आप प्लॉट लेके भाग गए थे, वो ज़रा किस्सा सुनाइएगा हमें। सोसाइटी लेके भाग दिया असलम भाई ने, बदला लिया सोसाइटी में प्लॉट लेकर असलम भाई भाग गए थे दरअसल, और तकरीबन 20-25 साल वापस नहीं आए। तो तकरीबन 20-25 साल ये वापस नहीं आया। बिल्डर का भी इंतकाल हो गया, सोसाइटी भी ख़त्म हो गई, और ज़मीन का पता नहीं क्या बना है। और असलम भाई के प्लॉट पे भी अक्सर कुत्तों ने कब्ज़ा किया होता है। तो असलम भाई उस साइड अपनी ज़मीन के बारे में थोड़े तफसील से आगाही करें हमें। शहबाज सारे मसले मेरे साथ हुए हैं क्या, और किसी के साथ नहीं हुए? मैं ही जय नज़र आता हूँ आपको? नहीं असल भाई मेरा, आप तो बहुत बड़े बिल्डर हैं, हमारे लैंडलॉर्ड है, सबसे ज़मीनें तो हमारे ऑफिस में आपने ले रखी हैं। तकरीबन हम सबसे सीनियर हैं आप, जहाँ पे चने में मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, अब सबसे सीनियर हैं। कायद आज़म भी आपके पोते की उम्र के थे, तो वो तो हमने ऑलरेडी वीडियो में बता चुके, इसलिए हम आपसे ही पूछते हैं। आप बुज़ुर्ग आदमी हैं तो बुरा ना माना करें, ठीक है? चल अच्छा सर, अब इतनी दूर से आए हो, अभी एक और सवाल था, वो मेरे काफ़ी करीबी हैं, उन्होंने किया था। ये सालिम खाता पूछ रहे थे, सालिम खाता क्या होता है सर? इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालें।
जी वामिक, ये जो अभी तुमने सवाल किया है सालम खाता का प्रॉपर्टी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई शख्स सालम खाता को समझ गया ना, तो कभी भी ज़मीन ख़रीदते हुए उसके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। अच्छा, अब होता ये है कि जब आपने कोई ज़मीन ख़रीदनी है तो मुतलका शख्स को आप कहते हैं कि अपना फ़र्द बराए बे या वो निकलवा के मुझे दे दो। जब वो फ़र्द बराए बे आपको निकलवा के देता है तो उस फ़र्द के ऊपर आप ज़रा देखें तो खैबट नंबर लिखा होता है, या खैबट नंबर तो लिखा ही होता है, उसके अलावा सालम खाता लिखा होता है या खसरा नंबर लिखा होता है। अब ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब सालम खाता उसमें क्या है कि एक खेवट है तकरीबन 160 कनाल का खेवट है वो, या 160 कनाल 15 मरले, लेट्स सपोज। उस खेवट में मुश्तरका खातादार है, कोई एक मालिक नहीं है उस खेवट का, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं खातादार, मुश्तरका खाता बना हुआ है। उसमें से आप सिर्फ ख़रीदने जा रहे हैं 1 कनाल। अब उस 1 कनाल को आपको समझना ज़रूरी है कि जो वो आपको 1 कनाल बेच रहा है शख्स, क्योंकि खातादार तो और भी हैं, तो 1 कनाल क्लियर है। अक्सर ये भी होता है कि जैसे मैंने बताया कि मालिक ज़्यादा होते हैं, तो कोई मालिक यहाँ पे है, कोई नहीं है, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कोई दूसरे शहर में है। तो अब इस शख्स ने एक्चुअल अपनी ज़मीन सेल कर दी है, अब रजिस्ट्री भी को आपको ये करवा के दे देगा। एक्चुअल ज़मीन सेल है, इसके पास ज़मीन है ही नहीं, बस वो एक रिकॉर्ड जो है उसमें आपको रजिस्ट्री करवा के दे देता है, इंतकाल करवा के नहीं देता, और कब्ज़ा आपको किसी खेवट में और में दे देता है। तो ये एक फ्रॉड का चांस पैदा हो गया। इसी तरह अगर मज़ीद हम देखें तो दूसरी चीज़ फिर ये देखना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि अब एक बंदे के पास 1 एकड़ ज़मीन है तो उस 1 एकड़ में गलियों के नंबर भी शामिल होते हैं। अगर लेट्स सपोज 1 एकड़ में 22 प्लाट निकलते हैं तकरीबन, अगर 24 फुट की गली हम देते हैं तो 22 प्लाट उसमें से निकल आते हैं, लेकिन इसने गलियों के नंबर नहीं छोड़े हुए उसी एकड़ में, और आपको गलियों के नंबर दे देता है। 1 कनाल जो आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं, तकरीबन इतनी गलियां हो जाती हैं, तो बाद में आप कुछ भी कर लें आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। तो सालम खाता को इसलिए समझना ज़रूरी है कि एक खेवट में कितने खातादार हैं, तमाम खातादार इस ज़मीन से क्लियर हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा खानगी तकसीम हो गई होती है, कागज़ी कार्रवाई में नहीं हुई होती, तो 160 कनाल का जो एक पूरा खाता बनता है, एक पूरा खेवट होता है, उसको ही सालम खाता भी कहा जाता है। और उसके अंदर सारे खातादारों का हर एक का आपको पता हो कि इस ज़मीन से हर बंदा क्लियर है या नहीं है। और इससे पहले भी मुश्तरका खाता पे एक वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि ज़्यादातर मसले जो है मुश्तरका खाता पे ही होते हैं। अगर तो खसरा नंबर के हिसाब से आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो उसके अंदर तो इतना इशू नहीं होता, या फिर सालम खाता अगर छोटा है, टोटल 20 कनाल का है, 10 कनाल का है, 1 कनाल का है, और उसमें से आपने 5 मरले सिर्फ खरीदनी है, तो वो छोटा खाता होता है, उसमें फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। लेकिन सालम खाता बड़ा है, 150 कनाल पे है, 200 कनाल पे है, तो उसके अंदर फ्रॉड के चांसेस होते हैं। तो हर खातादार से आपका मिलना ज़रूरी है, राब्ता ज़रूरी है कि ये ज़मीन मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, कोई खानगी तकसीम, कोई आपका लेन देन। उसके बाद पटवार खाने से भी आपने क्लियर करना है कि इस सालम खाता में मैं ज़मीन ख़रीदने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपने जो कब्ज़ा उससे लेना है उसी खेवट के अंदर लेना है, किसी और खेवट का ख्याल रखना है आपने लाजमी। जो खेवट नंबर उस पर फ़र्द बराए पे लिखा हुआ है, उसी खेवट नंबर में ही आपने कब्ज़ा भी ले लेना है। इसके अलावा कहीं और मूव करना चाहे तो आपने नहीं होना। तो ये एक्चुअल में एक सादा सी तारीफ़ थी सालम खाता की, और ये तरीका अख्तियार करके आपने फ्रॉड से लाजमी बचना है। जी सर, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अंदाज में एक्सप्लेन किया, तैयब को बिल्कुल समझ नहीं आई। तो चलते हैं आज के हमारे सालम खाता की। मुझे छोड़ दे। अच्छा ठीक है। तो सर इसी तरह आपने जो अभी एक्सप्लेन किया सालम खाता, इसी तरह तैयब का भी था सालम खाता। जी सर, जैसे आप बता चुके हैं ऑलरेडी कि सालम खाता होता है, तो इसी तरह वामिक हमारे जो गेस्ट हैं, इनका भी ये खाता था सालम खाता, जिसमें से इन्हें सालन नहीं मिलता था। इसलिए इनकी सेहत ये है, इन्होंने भी खाते में अक्सर इनके साथ फ्रॉड हो जाता था। कॉली में सिर्फ एक आलू देख रख के दे देते थे इसके भाई बहन, तो इसके साथ भी अक्सर फ्रॉड हुआ है सालन खाता में। तो इसकी सेहत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे वामिक साहब, आप कुछ फरमाना चाहेंगे अपने सालन खाता के बारे में? Because I don't like salan, I'll just only love
मिल्क। जी वामिक साहब, मिल्क तो आपने ऐसे फरमाया जो दाड़ी पंजी चवी मजन जो तुम दूध जो सुबह सुबह 5-6 किलो पी वैंदे हो, दरअसल थोड़ी सेहत वेख कर लगता है थोड़ा मिल्क भी जी फ्रॉड होता है अक्सर। मिल्क खाते विच भी थोड़ा जो दुध ही है वो फ्रॉड कर जाता है, इसलिए अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखो, रोटी खादी करो रोटी, ठीक है। थोड़ी हड्डियाँ के ऊपर मांस को नहीं रह गया हूँ। जी सर, अभी ये खाते वगैरह क्लोज करते हैं। तो मेरा एक सवाल है प्रॉपर्टी का। चुप हो, आज मैं स्पेशली आया हूँ, आज सारे सवाल मैं करूँगा, आज किसी और को मौका ही नहीं देना मैंने सवाल करने का। अच्छा सर, ये बेनामी जायदाद क्या होती है? जी वामिक, बिल्कुल बेनामी जायदाद, बेनामी दार, बेनामी ट्रांजैक्शंस, ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रॉपर्टी में अक्सर यूज़ हो रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज एक शख्स है मिस्टर ए, उसने एक प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, लेकिन वो चाहता है कि अपने नाम पे ना ख़रीदे। इसके बड़े रीज़न होते हैं। अक्सर आपने कई जगहों पे देखा होगा कि एक बंदे के पास 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी भी उसके अपने नाम पे नहीं है। या तो वो बीवी के नाम पे ख़रीद रहा है, या बच्चे किसी के नाम पे ख़रीद रहा है, या किसी और बहन भाई के नाम पे ख़रीद रहा है, वालिद के नाम पे या वालदा के नाम पे ख़रीद लेता है, या किसी काबिल एतबार दोस्त के नाम पे प्रॉपर्टी ख़रीद रहा होता है। एक्चुअल में पैसा उसका लग रहा होता है, जो ख़रीद रहा है, पेमेंट सारी प्रॉपर्टी की वो कर रहा होता है, जो टैक्सेस होते हैं वो अदा कर रहा होता है, जो ट्रांसफ़र चार्जेस होते हैं वो अदा कर रहा होता है, लेकिन करवा किसी और नाम के किसी और शख्स के नाम पे वो प्रॉपर्टी रहा होता है। तो इसको बेनामी जायदाद कहा जाता है, जिसका मालिक कोई और बन जाए, नाम पे किसी और के हो जाए, लेकिन उसकी पेमेंट किसी और ने की हो। तो इसमें चलो एक दो चीज़ है कि कोई शख्स किसी मजबूरी के तहत ऐसा करता है, लेकिन ज़्यादातर ये मामला होता है फ्रॉडेंटल पहलू में। अगर किसी की लेट्स सपोज ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए लोग जो है ना इस तरह बेनामी दार या बेनामी जायदाद या बेनामी ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, या ज़्यादातर फ्रॉड ये कर रहे होते हैं। एक शख्स जिसको पता है कि मैंने ज़िंदगी में चलना ही फ्रॉड से है, करने ही मैंने फ्रॉड है, तो अपने नाम पे कभी भी वो प्रॉपर्टी कोई रखता ही नहीं है। वो किसी मैक्सिमम जो है ना वो बिगमात के नाम पे प्रॉपर्टीज़ उन्होंने रखी होती है, ताकि एक जगह से वो फ्रॉड करे और कोर्ट में जब वो हाज़िर हों तो उनके पास देने के लिए कुछ ना हो, उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ही ना हो जिसको अदालत कहे जी ये प्रॉपर्टी इसके को नीलाम किया जाए, और नीलाम करके इफेक्टिव्स को उनका पैसा दे दिया जाए। तो उसके नाम पे कुछ निकलता ही नहीं है, हालांकि प्रॉपर्टीज़ उसकी 15 किस्म की होगी, अपने नाम पे कुछ नहीं होगा। तो एक्चुअल में ये बेनामी जायदाद इसको कहा जाता है। सर क्या क्या बात की आपने, ये सब सोच के ना मुझे ये नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे याद आ गए। हाँ तो यार ऐसे ही होता है ना, वो याद नहीं है फलां आदमी के गार्ड्स के अकाउंट से अरबों रुपए निकल आए थे, तो इसी तरह ही वो भी खाता कर रहे होते हैं। और इसकी लाइव एग्जांपल ही हमारे साथ एक बैठे हैं मोहम्मद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई, आप भी तो बताएं, आपका जो गंभीर दुश्मन था खादम कोर्ट में रहता था, उसके साथ आपने कैसे बदला लिया था? सही असलम भाई ने ढूंढी एक सोसाइटी जिसमें असलम भाई ने एक प्लॉट बुक कर दिया अपने उसी दुश्मन के नाम पे, बेस के साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो असलम भाई ने बदला लेने की इस तरह कोशिश की, और उस सोसाइटी का 10 साल पहले पोजेसन हो चुका है, और आज वहाँ पे प्लॉट की कीमत जो है तकरीबन 4 करोड़ रुपये है, और वो अपने घर में रह रहा है। असलम भाई ने इस तरह बदला लिया था। असलम भाई वेल डन। ये कैसे बदला लिया? उसको तो सारा प्रॉफिट कर दिया उसने असलम भाई ने। और कहते हैं ना आधी अधूरी नॉलेज जो है ख़तरनाक होती है। इसने भी कोई हमारी आधी वीडियो देख ली होगी बेनामी जायदाद वाली, और वहाँ जाके फ़ौरन बदला लेना उसके नाम पे कर रहा है। तो ये असलम भाई की ग्रेटनेस है किसी तरह से। मैं तो चाहता हूँ असलम भाई जो मैं जुगते करता हूँ इसका बदला मुझसे ले लें किसी तरह, तो अल्लाह पाक इनके जहन में कोई डाले, मुझसे बदला लें। असलम भाई रोटी दीवाली नहीं लेना, हाँ ठीक है ना, प्रॉपर्टी बैंक को मैंने तो कर दे। सर इनको छोड़ें, ये लोग जुगते करते रहेंगे। मेरे आज के सवाल बहुत ज़रूरी हैं सर, मैं स्पेशल दूर से हूँ आज के सवाल करने, सबके जवाब देने हैं आपने। सर अगला सवाल मेरा ये कि मुसन्ना इंतकाल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा वामिक, लेट्स सपोज आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, कोई प्लॉट है, और अचानक आपको ख्याल आता है कि यार मैं जाके ना ज़रा फ़र्द बराए रिकॉर्ड ले लूँ, ताकि मुझे पता चले कि वो जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है एक्चुअल है या फ़र्द बदल की ज़रूरत तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है उसमें, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है और फ़र्द बराए बै लेने चले जाते हैं पटवार खाना में या राजी रिकॉर्ड सेंटर में। जब वहाँ पे आप गए, आपने डिमांड किया कि मुझे फ़र्द बराए बै दे दें मेरी ये प्रॉपर्टी इस ज़मीन का, पता चलता है जी आपका जो वो रिकॉर्ड था ना हमारे पास इस पटवार खाने में, वो चोरी हो गया है, गुम हो गया है, या वो जी
3 महीने पहले आग लगी थी तो उसमें जल गया है, तो हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अभी जो है 3-4 जगह होती हैं जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले पटवार खाने में होता है, उसके बाद जो रजिस्ट्री ब्रांच होती है उसमें होता है, तीसरा आपके ज़िले का जो मुहाफ़िज़ खाना होता है, पर्त सरकार भी बोलते हैं, वहाँ पे होता है, और चौथा आपके अपने पास होता है। लेकिन अब जो रिकॉर्ड अपने पास है वो अगर जाके आप पटवारी को दे देंगे, ये देखिए ज़मीन मेरे नाम पे है, इंतकाल हुआ है, ये हुआ है, तो उसको पटवारी कभी भी काबिल कबूल नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर आपको अडॉप्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा कि अगर तो पटवार खाने में वो रिकॉर्ड जला है या गुम हुआ है, चोरी हुआ है, तो आप मुहाफ़िज़ खाने में चले जाएं। वहाँ जाकर आप जो है ना डिमांड करें कि इस तरह मैंने अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड लेना है, फ़लाँ जगह मेरी ज़मीन है, ये खसरा नंबर है और ये चीज़ें हैं। और जब डिमांड करेंगे तो वो आपको पर्त सरकार से निकाल के दे देंगे आपका रिकॉर्ड। पर्त पटवार भी कहते हैं, पर्त सरकार भी कहते हैं, वहाँ से रिकॉर्ड निकाल के दे देंगे। अगर आप वो रिकॉर्ड लेके अब आएंगे इधर पटवार खाने में पटवारी के पास, तो वो एक्सेप्ट अब भी नहीं करेगा। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी बनाम तहसीलदार के नाम पे। जब आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके अंदर सारी आप उसकी वजाहत लिखेंगे कि इस तरह मेरी प्रॉपर्टी थी, रिकॉर्ड जो है पटवार खाने में जल गया है, तो अब जो है मैं मुहाफ़िज़ खाना से पर्त सरकार से ये डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ। जब लेके मैं आ गया हूँ तो अब बराए मेहरबानी पटवारी को हुक्म जारी किया जाए कि ये मेरे नाम पे प्रॉपर्टी चढ़ा दे। तो उसको तहसीलदार अप्रूव करेगा, साइन करेगा, अप्रूव करके आपको दे देगा। फिर आप पटवार खाना में लेके जाएंगे तो आपकी वो अंदराज कर देगा, दोबारा से पटवार खाना में आपका उस प्रॉपर्टी का इंदराज कर देगा। इसी तरह अगर मुहाफ़िज़ खाना में आपका रिकॉर्ड गुम हुआ है तो पटवारी से पटवार खाने में सेम प्रोसेस करके तहसीलदार से अप्रूव करा के आप मुहाफ़िज़ खाना में वो रिकॉर्ड दे दें, वहाँ पे वो अंदराज हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। तो ये जो इंतकाल हुआ है ना दोबारा से आपका पटवार खाने में, जब रिकॉर्ड जला है आपने जाके मुहाफ़िज़ खाना से लिया, तहसीलदार से अप्रूव कराया और दोबारा से इंतकाल कहा के इंदराज कराया, इसको कहा जाता है मुसन्ना इंतकाल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ना आपको ज़रा ज़हन में रखना ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा ये चीज़ सिर्फ़ तहसीलदार तक महदूद नहीं रहती। मुसन्ना इंतकाल का जो मामला है, जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं तहसीलदार को, तो तहसीलदार आपको आगे फॉरवर्ड कर देता है ADCR के पास। अच्छा, ADCR कहते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को। तो प्रोसेस फिर ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करता है। तहसीलदार बाज़ दफ़ा उसके पास इतनी पावर्स नहीं होती कि वो मुसन्ना इंतकाल को लेके चल जाए। वो प्रॉपर्टी के हिसाब से ज़रा कुछ मामलात होते हैं, कुछ की पावर तहसीलदार के पास होती है, कुछ को वो फिर रेफ़र करता, आपको फॉरवर्ड करता है ADCR के पास, और उसको जो अप्रूव करेगा उस एप्लीकेशन को ADCR करेगा, और ADCR की अप्रूवल के बाद आपका दोबारा उस रिकॉर्ड का अंदराज होगा, दोबारा इंतकाल का अंदराज होगा, जिसको मुसन्ना इंतकाल कहते हैं। और बाज़ मौक़ों पर ऐसा होता है कि तहसीलदार ख़ुद ही वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देता है। सर एक तो जड़ा तुसी एक्सप्लेन तो किया साना इंतकाल केड़ा ही जड़ा भी है, एक तो जड़ा प्रॉपर्टी का टॉपिक आना कसम छप्पड़ अगर खुश का कोई समझ नहीं होती, कोई साना जा रहा है कि साना जा रहा है कि पता नहीं क्या जा रहा है। लैंडलॉर्ड आपके साथ कभी इस तरह को फ्रॉड हुआ है साना इंतकाल में? तैयब नहीं रहता था। जी सर, ये आपने मुसन्ना इंतकाल का जो अभी बताया, असलम भाई को भी जो है ना अक्सर मुसन्ना इंतकाल करवाता रहता है, क्योंकि इसकी किसी साल लड़ाई होती है अपने जाके, ये अक्सर जाके अपने घर में रिकॉर्ड जला देता है। अक्सर अपने मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड जला दिया है, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड जला दिया। तो उस दिन तैयब के सर लड़ाई हुई थी, इसने अपने आधा घर का रिकॉर्ड जला दिया था, रिकॉर्ड के साथ साथ इसने अपनी चारपाई भी जला दी। तो वो मुसन्ना इंतकाल आज तक असलम भाई करवा रहे हैं। असलम भाई क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं आपको? अब तो पछता रहा हूँ ना, क्यों जलाए। ऐसा चंगा है नू साड़ दे आए, कोई सवाब लभदा दैन तो तू रिकॉर्ड जला के यार इतना नुकसान कर लिया अपना। सर ये दोनों तो ऐसे ही लगे रहते हैं। सर हमारे जोन साहब से भी कुछ सवाल कर लेते हैं। सर ये वो वाला जोन है जो मोटू पतलू वाला जोन है, ये वामी की बात कर रहा हूँ मैं। सर ये बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से सवाल लाए हैं। इसके दिमाग में तो आ नहीं सकते, मुझे पता है किसी से सुन के आया होगा, ऐसे नहीं आया। और आज जल्दी इधर भागते हुए आया यूनिवर्सिटी से। तो सर रिक्वेस्ट ये है कि इसको बोलें कोई और सवाल है तो और सवाल भी कर लें।
और नहीं यार, आज मुझे मेरी पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने सवाल लिखवाए हैं और हमारी जितनी फीमेल टीचर, जितना फीमेल स्टाफ है ना, सब ने मुझसे आज सवाल लिखवाए हैं। उन्होंने पूछा था जाके सर से करना। अच्छा सर, ये जो अदालत में रखवाई गई बतौर ज़मानत प्रॉपर्टी होती है, इसको हम सेल किस तरह कर सकते हैं? अच्छा वामिक, ये जो हमारा पटवार खाना होता है या अराजी रिकॉर्ड सेंटर होता है या रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, ये जो है ना, हम आम आवाम से बहुत शातिर लोग होते हैं। हर चीज़ का इनके पास बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद होता है। चले अभी तो अराजी रिकॉर्ड सेंटर हो गया, कंप्यूटराइज्ड काम हो गए, लेकिन इससे पहले जो है ना टोटल रजिस्टरों पे काम हो रहा होता पटवार खाना में, लेकिन कोई बंदा इनको डाज नहीं दे सकता था। जैसे लेट्स सपोज एक बंदे के फ़र्द बराए बै जारी करवाया है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई या वो सेल कर नहीं सका, अब दोबारा वो चला जाए ना कि मुझे फ़र्द बराए बै निकाल के दे दे, तो वो पटवारी जनाब रिकॉर्ड में उसको देख लेगा कि पहले जो आपको फ़र्द बराए बै जारी किया था वो कहाँ गया है। आपने तो ज़मीन ये बेचने के लिए ये एक फ़र्द हमसे निकलवाया हुआ है, तो आपने सेल नहीं की। वो अगर कहता है जी वो मुझसे चोरी हो गया, गुम हो गया है, तो उसको फिर कहा जाता है कि पहले पुलिस स्टेशन जाए, एक गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाएं और उसकी कापी लेके हमारे पास आएँ। जब आप कापी लेके जाते हैं उस रपट की, तो उसको कैंसिल किया जाता है। जो पहले जारी किया होता है फ़र्द बराए बै, उसको पटवारी कैंसिल करता है, उसके बाद आपको नया जारी कर देता है। तो ये एक छोटी सी मैंने मिसाल दी है। इसी तरह जब आपने अपनी प्रॉपर्टी बतौर ज़मानत रखवाते हैं कोर्ट के अंदर या मचलके जमा करवाते हैं छोटी बॉन्ड्स कोर्ट के अंदर, तो पटवारी के पास का एक बाकायदा अंदराज हो जाता है। जब अंदराज हो जाता है, अब आप जाएंगे फ़र्द बराए बै लेने, तो वो आपको नहीं देगा। वो कहेगा आपकी ये जो प्रॉपर्टी है ये कोर्ट के अंदर एज अ गारंटी पड़ी है, बतौर ज़मानत पड़ी है, पहले इसको कोर्ट से क्लियर करवाएं, फिर मैं आपको फ़र्द जारी करूँगा। तो इस तरह आप प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते जब तक वो बतौर ज़मानत पड़ा है। लेकिन इसकी एक सूरत मौजूद है कि अगर आपके ऊपर ज़रा हालात तंग हो गए हैं, इस तरह के हो गए हैं, या कोई भी मजबूरी आपके साथ दरपेश हो गई है, जो प्रॉपर्टी आपने बतौर ज़मानत रखी है उसको सेल करना ही करना है हर हाल में, तो आप उसके लिए सबसे पहले कोर्ट जाएंगे। तो वहाँ पे जो कोर्ट के अंदर डिप्टी जुडिशनल रजिस्ट्रार बैठा होता है, उसको आप एक एप्लीकेशन देंगे कि मैं इस मजबूरी की वजह से अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी तो यहाँ पे बतौर ज़मानत पड़ी है, लिहाजा इस मेरी ज़मानत को आप कैंसिल करें, मनसूख करें और मेरी प्रॉपर्टी को यहाँ से आज़ाद करें। मैं ये गारंटी ख़त्म करता हूँ और ताकि मैं इसको सेल कर सकूँ। तो ये जो आपका डिप्टी जुडिशनल रजिस्ट्रार है, वो आपकी एप्लीकेशन पे गौर करेगा, आपकी ज़मानत को अपने कानूनी पहलू के हिसाब से जो भी उसने लाएअमल बनाना है करके मनसूख कर देगा। फिर वो जो आपको वहाँ से एक लेटर मिलेगा या वो एप्लीकेशन अप्रूव्ड मिलेगी, उसको आप लेके तहसीलदार के पास जाएंगे। तहसीलदार उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद अप्रूव करेगा, फिर आप पटवारी को जमा कराएंगे, तो आपको फ़र्द बराए बै मिलेगा, जिसकी बेस पर आप वो प्रॉपर्टी जो है ना सेल कर सकते हैं। ये तो एक हो गया आपका तरीक़ाकार। अगर नॉर्मली आपने कहीं पे बतौर ज़मानत अदालत में एक प्रॉपर्टी अपनी रखवाई है, अब उस जो है मुलज़म, उसकी अगर तो सज़ा जो है वो हो गई है उसको, या वो बरी हो गया है, या उसकी जो वो ज़मानत है मनसूख हो गई है, ये कन्फर्म हो गई है, ये 4 सूरतें बनती हैं। इन 4 सूरतों में अगर अब देखें मुलज़म तो घर चला गया, लेट्स सपोज बरी हो के यहाँ हो के, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी है अभी तक बतौर ज़मानत कोर्ट में पड़ी है, उसको आपने वहाँ से छुड़वाना ज़रूरी है। जैसे ही आपको पता चले कि जो मैंने ज़मानत के तौर पे अपनी प्रॉपर्टी रखवाई थी, वो मुलज़म का ये फ़ैसला हो गया है, सज़ा हो गई है, बरी हो गया, ये हो गया, तो आप डिप्टी जुडिशनल रजिस्ट्रार के पास जाएं, एप्लीकेशन दें, अप्रूव कराएं, तहसीलदार से अप्रूव कराएं और पटवार खाना में वो जमा कराएं। जमा करवाने के बाद अपना जो है वो ख़त्म कराएं। कुछ दिनों के बाद अपना एक फ़र्द बराए रिकॉर्ड ज़रा लेके देख लें, या फ़र्द बराए बै लेके देख लें। बड़े ज़मीन आपने सेल नहीं करनी, हफ्ते बाद जाके दोबारा फ़र्द बराए बै पटवारी को जमा करा दें। वो सेल करनी थी जी, नहीं हुई तो ये ले लें, तो कन्फर्म हो जाएगा आपका कि आपकी वहाँ से प्रॉपर्टी आज़ाद हुई है या नहीं हुई। नहीं असल वामे को जड़ तू कह रहे हैं पे सारी लड़कियों ने तेन सवाल लिखवाए बारी बारी आके पूरी
फीमेल स्टाफ और फीमेल स्टूडेंट ने मिलकर लिखा है। सिर्फ क्या प्रॉपर्टी सीखने का शौक सिर्फ फीमेल्स को है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, लड़कों को नहीं है, या लड़के पढ़ते नहीं हैं? जरा इसका जवाब दे। और हाँ, दूसरी बात एक मेरा भी सवाल है। तेरी यूनिवर्सिटी में तो सारे बिजनेस वगैरह या ये प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाते हैं, तो प्रॉपर्टी सिखाते हैं नहीं, सवाल कहाँ से तू लाया फिर? वो भाई शौक ही लड़कियों को होता है प्रॉपर्टी खरीदने का। जितना लड़कियों को शौक है ना प्रॉपर्टी के बारे में सीखने का, उतना मर्दों को नहीं है। अभी तुम जाओ अपनी कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट देख लो, 90% फाइल्स तुम्हें लड़कियों के नाम पे मिलेगी। हमारी जितनी वाइफ्स हैं वही तो हस्बैंड्स को कन्वे करती हैं कि यार जाके प्रॉपर्टी लो। हस्बैंड्स को क्या होते हैं, वो तो भाई तनख्वाह ही, चलो भी उड़ाई जाओ, सब्जी ले आए, राशन ले आए, इन चीज़ों में मोस्टली बेगमात ही अपने हस्बैंड्स को वो है ना कन्वे करती हैं कि जाके प्रॉपर्टी लो। अभी भी तुम जाके शर्तियाँ लिखवा लो, मेरे से 90% फाइल्स लड़कियों के नाम पे होंगी या ख़वातीन के नाम पे होंगी। शौक ही लड़कियों को प्रॉपर्टी का होता है। नहीं वामिक तेरी बाकी सही गल मैं इतफाक करना, लेकिन है जी तू गल की है मर्द सिर्फ लई आओ राशन लई आओ, तो राशन ही लैके आना तो खाना ही घर जा गए और के प्रॉपर्टी तो पहले जिंदा रहना ज़रूरी है। देखो शहबाज, यहाँ पे मैं ज़रा इतफाक़ करूँगा वामिक की बात से कि क्योंकि इनिशली तो मैंने काम जो स्टार्ट किया था सेल्स से किया था, डिपार्टमेंट ही सेल्स था मेरा, सेल्स ही कर रहा था। तो जितने भी डिसीजंस चलते थे ना जो हमारे सामने, ज़्यादातर ये जो है ना मियाँ बीवी जोड़े ही आते हैं प्रॉपर्टी परचेज़ करने, डिटेल्स वगैरह लेने, तो उसमें जो बज़िद होती थी वो फ़ीमेल होती थी कि प्रॉपर्टी ये जो है ना ख़रीदनी है। हालांकि जो मेल साथ आया होता था उसकी तो कोशिश होती थी किसी तरीके उठा ले देंगे, तो काफ़ी सारे वो बहाने बनाता था, सैलरी कम है, बजट कम है, तो उसमें ख़वातीन फिर गाइड कर रही होती थी कि मैनेज घर हमने करना है तो हम कर लेंगी अपने हिसाब से, कम ख़र्चे में गुजारा कर लेंगी और ये इंस्टॉलमेंट हम स्पेयर कर सकती हैं। तो इसमें फ़ीमेल का बड़ा रोल है प्रॉपर्टी के अंदर, और ये बात हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय हो भी नहीं सकती। अब जिन्होंने ये डिसीजन फ़ीमेल्स लिए थे, मैं तो तुम्हें ये कोई 7-8 साल पहले की बात सुना रहा हूँ, तो आज वो कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर बना के वहाँ पे रह रहे हैं जो प्रॉपर्टी उस वक्त उन्होंने ख़रीद ली थी। ये सर इनको क्या पता। अच्छा सर, मेरी एक बड़ी करीबी सहेली ने सवाल किया है कि दुकान या मकान किराए पर देते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा वामिक, ये जो तुम्हारा सवाल है ना, ये एक्चुअली लैंडलॉर्ड्स के लिए है, जो मलकान होते हैं किसी प्रॉपर्टी के, घर, फ्लैट, दुकान के, उनके लिए कि अगर वो इन बातों पे जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर अमल नहीं करते, ख्याल नहीं रखते, तो कल को उनकी उस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा भी हो सकता है, उन पे कोई FIR भी दर्ज हो सकती है, उनसे मकान छिन भी सकता है, और वो दहशतगर्दी टेररिस्ट कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं। तो अब वो कौन सी 2 बातें हैं जिनका ख्याल रखना है आपने? अच्छा, सबसे पहले तो जब भी आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देनी है, स्टैम्प पेपर जो आप लिख रहे हैं उसके अंदर पूरी टर्म एंड कंडीशंस आपने डालनी है। अब होता क्या है, हम क्या करते हैं, अगर कोई हमने प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करनी है या रेंट पे देनी है तो सिविक सेंटर चले जाते हैं, वहाँ पे उनके पास कंप्यूटर में एक ही फॉर्मेट सेव पड़ा है, उसी का वो प्रिंट आपको दे देते हैं। बाकी कौन दे रहा है कौन ले रहा है वो हाथ से लिख के, नीचे टर्म एंड कंडीशन कोई पढ़ता ही नहीं है। अच्छा, उर्दू में नहीं, आजकल ज़्यादातर इंग्लिश में लिखी होती है, तो लिखी क्या हुई हैं, कोई नहीं पढ़ता। अव्वल तो ये आप करें कि वहाँ चले जाएं, वहाँ जाके उसको कहेंगे बाकायदा भाई दोबारा से टाइप करो, ये हमारी कंडीशंस है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, ये किरायादार है, ये तय हुआ है, पूरी टर्म एंड कंडीशन उसमें लिखवाएं। 11 महीने का एक एग्रीमेंट होता है, 11 महीने से ज़्यादा आप ना करें। अच्छा, कितना आप एडवांस लिए है, माहाना किराया क्या तय हुआ है, और 11 माह के बाद जब वो रीन्यू होगा तो कितने % पे रीन्यू होगा, ये लिख लें। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है, इम्पॉर्टेंट बात है कि आजकल जो है ना एक टेम्परेरी रेजिडेंट एक्ट 2015 के तहत जो भी आपका किरायादार है उसको थाने में जाके एज अ किरायादार रजिस्टर कराना बड़ा ज़रूरी होता है। बल्कि अभी तो KP की है और पंजाब हुकूमत ने तो ऑनलाइन भी ये प्रोसीजर दे दी है, लेकिन सिंध में आपको मुतलका पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है और उस किरायादार को वहाँ पे रजिस्टर्ड कराना होता है उसका पूरा डाटा। अब उसमें जब आपने रजिस्टर करा दिया है 15 दिन का आपके पास टाइम होता है, वो जब उसको आपने दिया है, अब उसके बाद वहाँ पे बैठ के वो बारूद बना रहा है, वो किसी को अगवा करके उसने रखा हुआ है, आप उससे बरी ज़िम्मा हो जाते हैं क्योंकि आपने अपनी सेफ साइड ले ली है, पुलिस को इतला कर दी है कि मेरा ये घर जो था मेरे नाम पे था, इसको मैंने अभी किराए पे इस शख्स को दिया है, ये इसकी ID कार्ड की कापी है और ये इसका डाटा है। अब बाकी फिर वेरिफिकेशन पुलिस का अपना काम है मज़ीद करना। पुलिस जो है ना अपनी वो एक पेपर निकाल के, प्रिंट निकाल के साइन स्टैम्प के साथ आपको दे देती है वेरिफिकेशन
पुलिस वेरिफिकेशन उसको कहा जाता है, दे देती है। अब आप बरी ज़िम्मा है, तो ये 2-3 बातों का आप लाजमी ख्याल रखें, उसके बाद आप अपनी जो भी है प्रॉपर्टी उसको किराए पे दें। जी सर, आपकी बात तो मेरे को सुन के एक मेरे को असलम भाई की बात याद आ गई है कि पूरा कराची पाकिस्तान को किराए पे दिया हुआ है। तो ये बड़ी खूबसूरत गल की थी, लाना तो तेरे मुँह है। असलम भाई ने पूरा कराची, एक तरह से तेरी बात सच भी है, जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं वो असलम भाई को ज़रूर जानते हैं। असलम भाई ने उन सब से किराए पे दुकानें ली, आए तो किराया नहीं पे कर रहे, वो असलम भाई को ढूंढ रहे, खाली करवाते हैं फिर गुम हो जाते हैं असलम भाई। इसलिए असलम भाई अभी मेहंदी के लिए भी दुकान ढूंढ रहे थे, तो वो प्रॉपर्टी डीलर्स को पता है असलम भाई कितने पुराने किराएदार हैं, आधा कराची इन्होंने किराए पर लिया हुआ है, वो भी इसलिए भी इनको दुकान नहीं मिल रही। एक इसी आसना में एक दिन असलम भाई को गुस्सा आया, मेहंदी की दुकान नहीं मिल रही थी यार, आधा कराची एक ज़माने में असलम भाई के किराए पे लिया हुआ था, दुकान नहीं मिल रही। असलम भाई इसी आसना में गुस्सा आया, जाके असलम भाई ने मिलीनियम मॉल किराए पे ले लिया। अभी कैसे, जैसे उसके ओनर के पास गया, पूरा माल उसने किराए पे ले लिया। मेरे को लग रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन है असलम भाई, जो इतनी पावर है इनके पास। हाँ इतनी पावर है, इसलिए उन्होंने दिए नहीं थे किराए पे। फजूल आप बातें न कर सर, आज की प्रॉपर्टी कचहरी का अख्ताम करते हैं अपने शेर के साथ, तो अपना आज का शेर सुना दें। बिल्कुल शहबाज, आज का शेर सुनो। मोहब्बतों में हवस के असीर हम भी नहीं, मोहब्बतों में हवस के असीर हम भी नहीं, गलत ना जान इतने हकीर हम भी नहीं, हमारी डूबती नब्ज़ों से ज़िंदगी तो न मांग, लाख सखी सही इतने अमीर हम भी नहीं, और हमें बुझा दे हमारी अना को कत्ल न कर, हमें बुझा दे हमारी अना को कत्ल न कर, बेज़रर ही सही बेज़मीर हम भी नहीं। जी सर, बड़ा खूबसूरत शेर सुनाया आपने। अभी नसीहत भी साथ ही करते जाएं ताकि प्रॉपर्टी की कचहरी का अख्ताम कर दें। अच्छा शहबाज, आज की नसीहत ये है कि ये जो धोखा लफ्ज़ है ना, धोखा, ये धोखे ऐसे ही नहीं मिलते। क्या आप लोग समझते हैं कि धोखे फ्री में मिल जाते हैं, मुफ्त में मिल जाते हैं? इसके लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, लोगों का भला करना पड़ता है, लोगों के साथ अच्छाइयाँ करनी पड़ती हैं, लोगों के दुख दर्द बांटने पड़ते हैं, अपना पेट काट के लोगों पे लगाना पड़ता है, लोगों की तसहीह करनी पड़ती है, लोगों को एक स्टेज से ऊपर तक की स्टेज पर लेके जाना पड़ता है, उसके बाद जाके धोखे मिलते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप भी धोखों से बचें, क्योंकि मुफ्त में आपको धोखा नहीं मिलेगा जब तक आप किसी के साथ भला नहीं करेंगे या अच्छा ही नहीं करेंगे। तो ये थी आज का हमारा प्रॉपर्टी कचहरी शो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेटेड वीडियोस तब तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।